हेलो दोस्तों, आज डेट है 29 जनवरी 2022। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं डेली करंट अफेयर्स के साथ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जाने माने पैरा एथलीट नाम है देवेंद्र झझारिया। इनको पद्म भूषण के लिए नॉमिनेट किया गया है। देवेंद्र झझारिया किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो देवेंद्र झझारिया बिलोंग करते हैं राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। ये देख लीजिए, जाने माने पैरा एथलीट देवेंद्र झझारिया को, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पद्म भूषण के लिए नॉमिनेट किया गया है, चुना गया है। देवेंद्र झझारिया, देखिए जो पद्म भूषण है इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। पहला भारत रत्न हो गया, दूसरा पद्म विभूषण हो गया और तीसरा हो गया पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। देवेंद्र झझारिया को चुना गया है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पैरा एथलीट हैं और जेवलिन को थ्रो करते हैं। उसके अलावा आपको याद है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये भी जेवलिन को थ्रो करते हैं। इनको पद्मश्री के लिए चुना गया है, लेकिन परम विशिष्ट सेना मेडल के लिए नीरज चोपड़ा को चुना जा चुका है। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रखिए। देवेंद्र झझारिया राजस्थान, नीरज चोपड़ा हरियाणा से। वो पैरा एथलीट हैं और ये नॉर्मली एथलीट हैं, आपको बस इतना याद रखना है। देखते हैं पद्म जो अवार्ड की घोषणा की गई है हाल ही में, उनके विषय में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं हमारे पद्म अवार्ड की कैटेगरी में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न अलग से दिया जाता है, याद रखिएगा। ये तीनों जो पद्म अवार्ड हैं इनकी शुरुआत की गई 1954 में। क्या तब से लगातार दिए जा रहे हैं? नहीं। देखिए 1978 के दौरान नहीं किए गए, फिर 1993 से लेके 1997 तक पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए। तो पद्म अवार्ड की 3 कैटेगरी होती हैं। इस बार टोटल 128 पद्म अवार्ड की घोषणा हुई है, 128। इसमें से आपके 4 पद्म विभूषण हैं, ठीक है, और 17 हैं आपके पद्म भूषण। बाकी जो बचते हैं वो पद्मश्री हैं, 107, ठीक है, 107 पद्मश्री हैं। ये जो 4 आपके पद्म विभूषण हैं, इसमें 3 लोगों को तो पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत दिया गया है। मात्र एक जीवित पर्सन प्रभा आत्रे जी हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? महाराष्ट्र से। तो मात्र एक जीवित पर्सन प्रभा आत्रे जी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। आर्ट यानी कला के क्षेत्र में दिया गया है उनको पद्म विभूषण, इसलिए नाम याद रखिएगा आप। अच्छा, ये पद्म अवार्ड कैसे दिए जाते हैं, प्रोसेस क्या है इनको? प्राइम मिनिस्टर द्वारा एक पद्म अवार्ड कमेटी बनाई जाती है, जिसके हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, वो नाम रिकमेंड करती है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा पद्म अवार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। हाल ही में इसको TX2 अवार्ड मिला है। आपको बताना है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये देख लीजिए, हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के एरोड डिस्ट्रिक्ट में आता है। TX2 अवार्ड हमेशा इसलिए दिया जाता है जब कोई टाइगर रिजर्व टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर लेता है 2010 के बाद से, तो उसको TX2 अवार्ड मिलता है। 2010 में टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पर जितनी भी हो, लेकिन अब डबल करके 80 हो गई है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेपाल का एक नेशनल पार्क है बर्दिया नेशनल पार्क, इसको भी TX2 अवार्ड मिला है। ये TX2 अवार्ड कौन देता है? ग्लोबल टाइगर फोरम, इतना याद रखिएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पहले से टाइगर रिजर्व नहीं था, 2013 में इसको टाइगर रिजर्व के तौर पर नोटिफाई किया गया। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन वहीं पर आता है, जैसे मधुमलाई टाइगर रिजर्व हुआ, बांदीपुर टाइगर रिजर्व हुआ, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हुआ, ये सारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। तो बस इतना ही याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है AK-203 असॉल्ट राइफल। AK-203 जो असॉल्ट राइफल है, इनको इंडिया में डेवलप किया जा रहा है किस कंट्री की हेल्प से? तो जो कंट्री ब्रह्मोस बना रही है वही AK-203 असॉल्ट राइफल बना रही है, यानी कि रशिया। अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने रशिया से डिलीवरी के लिए 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। AK-203 ये क्लास निको क्लास की क्या है? असॉल्ट राइफल। AK-203 या AK-203 टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6,70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए है, जिसमें से 70,000 आपको डिलीवर की जाएंगी डायरेक्टली इंडिया में। बाकी जो 6 लाख बचती हैं वो इंडिया के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में डेवलप की जाएंगी। अमेठी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आता है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का क्षेत्र है अमेठी, वहीं पर ये 6 लाख
AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई जाएंगी रशिया की मदद से। ये जो 70,000 डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है ये 5,000 करोड़ का है, ठीक है। और ये साइन किया गया है, 20वीं मीटिंग हुई है दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की। तो बस इतना याद रखिएगा, AK-203 कौन दे रहा है हमें? रशिया। रशिया ने कुछ दिन पहले एक मिसाइल बॉम्बर टेस्ट किया जिसका नाम क्या है? व्हाइट स्वॉन। ये मैप में देख लीजिए, ये है रशिया। इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध के हालात बने हुए हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी छिड़ सकता है, तृतीय विश्व युद्ध। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक बैकॉल लेक यहाँ पर है, ठीक है, रशिया में ही। अच्छा, रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? ड्यूमा। जापान की डाइट और इजराइल की नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉमिक बुक है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो। ये इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो किसने रिलीज की है कॉमिक बुक? तो पिक्टोरियल कॉमिक बुक है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो। इसको रिलीज किया गया है मीनाक्षी लेखी द्वारा। बीजेपी की सांसद है दिल्ली की, उन्होंने ये बुक रिलीज की है। देखिए, जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक कॉमिक बुक बनाई गई है, इसका नाम है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो। कल्चर मिनिस्ट्री की बुक है, उन उन वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के विषय में है जिनके विषय में लोग नहीं जानते हैं बेसिकली। जैसे पद्मजा नायडू हुई, दुर्गाबाई देशमुख हुई, इनके विषय में लोगों को नहीं पता है। तो इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो ये बुक कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा बनाई गई है। जो इंडिया इस बार 75 ईयर कंप्लीट कर रहा है, तो उसमें 75 महिलाओं की कहानी भी है, याद रखिएगा। इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो। इसको बनाया गया है अमर चित्रकथा। आपने पढ़ी होंगी कई सारी कहानियां अमर चित्रकथा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना की गई थी नवंबर 1945 में। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को द्वारा विकिंग एरा बोट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये लकड़ी की बोट है। नॉर्वे, डेनमार्क जैसे एरियाज में इसको समुद्र में यूज़ किया जाता है तैरने के लिए, चाहे सब्जी बेचने के लिए यूज किया है। तो ये विकिंग एरा बोट है, पूरी लकड़ी की बोट होती है, याद रखिएगा। आप देख पा रहे हैं, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कल्चरल एजेंसी जो कि यूनेस्को है, उसके द्वारा नॉर्डिक क्लिंकर बोट को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो नॉर्डिक एरिया की यानी नॉर्दर्न यूरोप की ये बोट है क्लिंकर बोट, ठीक है। तो हाल ही में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। जो क्लिंकर बोट है पूरी तरह लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की सेल बोट होती है, बस इतना याद रखिए। हजारों वर्षों से यूज की जा रही है, लकड़ी से ही बनाई जाती है पूरी तरह से क्लिंकर बोट। तो एक तरह से विकिंग बोट्स होती है नॉर्डिक एरिया की। हाल ही में यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट हैं? तो 40 हैं। लेटेस्ट कौन सी है? धौलावीरा गुजरात की, और रामप्पा टेम्पल कहाँ का? तेलंगाना का। हाल ही में इनको यूनेस्को कल्चरल कैटेगरी में शामिल किया गया है। यूनेस्को की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में, याद रखिएगा। यूनेस्को की डीजी कौन है? ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में जो G20 समिट होने वाली है उसके लिए इंडिया का शेरपा किसको बनाया गया है? तो पिछली बार भी और इस बार भी, दोनों बार इंडिया का शेरपा पीयूष गोयल जी को ही बनाया गया है। 2022 में जो आपकी G20 की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है इस समय? इंडोनेशिया के पास। पहले तो इंडिया के पास होने वाली थी, लेकिन इंडिया ने एक्सचेंज कर लिया। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं, उनको G20 शेरपा बनाया गया है इस साल के लिए। पीयूष गोयल जी को इंडिया का शेरपा बनाया गया है G20 के लिए। देखिए, अभी G20 की प्रेसिडेंसी है किसके पास? इंडोनेशिया के पास। लेकिन याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 को G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ जाएगी, और 2023 में जो G20 की समिट होने वाली होगी उसको इंडिया होस्ट करेगा। तो एक तरह से देखा जाए 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ जाएगी। G20 के लिए शेरपा कौन बन गया है? पीयूष गोयल जी। G20 की बात की जाए तो 19 कंट्रीज में शामिल हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। 1999 के आसपास G20 की स्थापना हो गई थी, लेकिन इसमें हेड ऑफ द स्टेट यानी देश के जो प्रमुख होते हैं उनकी बैठक 2008 से शुरू हुई। 2023 में इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी होगी, जो कि इंडोनेशिया से एक्सचेंज की गई है। पहले इंडोनेशिया के पास 2023 में होने वाली थी, लेकिन प्रीपोन कर दिया गया इंडोनेशिया को, और हमने पोस्टपोन कर लिया अपना। ये आप मैप में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये 19
वो कंट्रीज हैं जो G20 के मेंबर हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सिर्फ एक कंट्री, कौन सी? साउथ अफ्रीका। और याद रखिएगा सऊदी अरब और टर्की G20 के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक RT-PCR किट इंडिजिनियसली डेवलप की गई है ओमिक्रॉन के लिए, पहली किट है जिसका नाम है ओम। किसने डेवलप की है? तो ओम सॉफ्टवेयर, ये ओम जय जगदीश मूवी का है। वैसे ही ओमिक्रॉन किट ओम डेवलप की गई है, इसको बनाया है CSIR ने। CSIR की लखनऊ में एक संस्था है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा ओम बनाई गई है। ओम ये क्या है? RT-PCR किट है जो कि पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए किसी गवर्नमेंट संस्था ने बनाई है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहली बार RT-PCR किट किसी गवर्नमेंट संस्था ने बनाई, जिसका नाम क्या है? ओम। बस इतना याद रखिएगा, ओम बनाया गया है। CSIR की एक बॉडी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। वैसे देखिएगा 2 महीने में इसको बनाने में समय लगा है, 150 रुपये मात्र कीमत है, 2 घंटे में रिजल्ट देती है। ये ओम किट आप देख लीजिए अगर देखना चाहें, वरना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है आपकी RT-PCR किट ओम। अच्छा, बनाई है CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में CSIR की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर C मांडे, याद रखिएगा। और CSIR के हमेशा प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एनर्जी का सुपर मेजर BP, इन्होंने देश का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब कहाँ पर ओपन किया है? देश का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब ये दिल्ली में ओपन किया जा रहा है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ में। तो जाना माना एनर्जी सुपर मेजर BP, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ लेकर देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग हब दिल्ली में ओपन किया है। तो पहली बार जियो और BP की ब्रांडेड मोबिलिटी स्टेशन नवी मुंबई में ओपन हो चुका है। उसके बाद से रिलायंस और ये जो जियो का BP है साथ में काम कर रहे हैं। इनके द्वारा इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब नई दिल्ली में ओपन किया गया है। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था 1953 में। कब? 1953 में। ये देख लीजिए टाटा ग्रुप ने क्या किया है, वापस से एयर इंडिया को खरीद लिया है 18,000 करोड़ में, इतना याद रखिएगा। तो इसीलिए एयर इंडिया चर्चा में है और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1953 में। पढ़ लीजिए थोड़ी सी। 27 जनवरी को फिर से जो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस था कंप्लीट हो गया। अब 100% एयर इंडिया के जो शेयर हैं वो टेलस प्राइवेट लिमिटेड के पास आ गए हैं, जो कि टाटा सन्स की कंपनी है। तो ट्रांजैक्शन 3 एंटिटीज, एयर इंडिया एक्सप्रेस और AI10, ये तीनों जो एंटिटी हैं अब क्या हो गई हैं? टाटा सन्स की वो हो गई हैं, फुल अथॉरिटी में आ गई हैं। एयर इंडिया की स्थापना JRD टाटा द्वारा 1932 में की गई थी। 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको खरीद लिया था और बाद में 1953 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। बस इतना याद रखिएगा, वापस से ही टाटा सन्स के पास आ गई है एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ माओबुआंग डिस्ट्रिक्ट किस राज्य का पहला ODF प्लस विलेज घोषित किया गया है? साउथ माओबुआंग डिस्ट्रिक्ट ये मिजोरम का पहला ODF प्लस विलेज है। ये देख लीजिए आप, साउथ माओबुआंग डिस्ट्रिक्ट ये आइजावल में आता है, मिजोरम का पहला ODF प्लस विलेज है। ODF प्लस विलेज क्या होता है? पहली बात तो ओपन में आपका ह्यूमन स्केटा ना दिखाई पड़े, वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से हो। तो स्वच्छ भारत मिशन इसकी फेज 2 की जो गाइडलाइंस है उसको पूरा कर लिया। साउथ माओबुआंग डिस्ट्रिक्ट मिजोरम का पहला ODF प्लस विलेज, ठीक है। ODF प्लस आपको पता ही है, ODF प्लस प्लस क्या होता है? वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगस्त 2018 में फेज 1 के तहत लॉन्च किया था ODF प्लस प्लस। यहाँ पर देखिए ODF प्लस फोकस करता है टॉयलेट विद वाटर मेंटेनेंस एंड हाइजीन पर। ODF प्लस प्लस क्या फोकस करता है? स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट पर। तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था, उसी के तहत साउथ मोबुआंग डिस्ट्रिक्ट को हाल ही में ODF प्लस घोषित किया गया है, जो कि मिजोरम का एक विलेज है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए मैप, ये है मिजोरम, इसका बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगता है। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथांगा। गवर्नर कौन है? के हरिबाबू। मिजोरम इंडिया का जो राज्य बना था 1972 में बना था, राज्य की हैसियत मिली थी इसको, बना तो पहले ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांशु चमोली, इन्होंने इंडिया की पहली फिट इंडिया क्विज को जीता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यूपी के हैं दिव्यांशु चमेली। पहली बार फर्स्ट एवर फिट इंडिया क्विज हुई। इसका जो प्रिलिमिनरी राउंड था यानी प्रारंभिक दौर,
उसको जीता है दिव्यांशु चमोली ने। मतलब टॉप किया है, जीता नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग चुने गए हैं। अभी सेकंड राउंड होगा, ठीक है। दिव्यांशु चमोली ग्रेटर नोएडा के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। हाल ही में फर्स्ट फिट इंडिया क्विज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा रन की गई। ये देख लीजिए आप, ये हैं आपके दिव्यांशु कोहली, ग्रेटर नोएडा दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिव्यांशु कोहली। फिट इंडिया क्विज का जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें टॉप किया है दिव्यांशु कोहली ने, ठीक है। बस इतना याद रखना है। इंडिया में फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में शुरू की गई हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा 29 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट डे, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस होता है नेशनल स्पोर्ट डे को। अब जो सेकंड राउंड होगा वो भी देखा जाए, 3.25 करोड़ जो है कैश राशि है इसकी, जो डिफरेंट स्तर पर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत का पार्लियामेंट है, संसद है, वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत स्थापित किया गया है? तो भारत की संसद, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 लोग आते हैं, ये है संविधान के आर्टिकल 79 के तहत। कौन से? 79 के तहत। चर्चा में इसलिए है क्योंकि लोकसभा के सचिवालय द्वारा एक नया मोबाइल ऐप बनाया गया है, डिजिटल संसद। क्या? डिजिटल संसद। लोकसभा सेक्रेटरीट, लोकसभा सचिवालय ने बनाया है डिजिटल संसद, ठीक है। क्या होगा कि जितनी भी प्रोसेसिंग है लोकसभा की इजीली अवेलेबल होंगी ऑनलाइन तरीके से। तो डिजिटल संसद जो है लोकसभा सेक्रेटरीट ने लॉन्च किया है, ठीक है। 1947 से अब तक जितना भी डिस्कशन हुआ है वो शायद आपको मिल जाए यहाँ पर। फिर 2012 जो 12वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है, तो उसका तो डाटा आपको इजीली मिल जाएगा। 2022 का जो बजट सेशन है हो सकता है लाइव दिखाया जाए इस डिजिटल संसद मोबाइल ऐप पर। तो याद रखिएगा, संसद डिजिटल हो रही है। और हाल ही में जो हमारे ओम बिरला जी थे, द हिंदू में बहुत बड़ा आर्टिकल इन्होंने छपवाया था रिपब्लिक डे के मौके पर। बात करें अगर संसद की, तो संविधान के आर्टिकल 79 के तहत, जो कि पार्ट 5 में आता है, संसद की स्थापना की गई। 79 के तहत पार्लियामेंट आती है, 80 के तहत राज्यसभा आता है और 81 के तहत लोकसभा आता है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने DPIIT के साथ मिलकर, फ्रांस की एक स्पेस एजेंसी है, डेवलपमेंट एजेंसी है फ्रांस की, उसके साथ स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर पर फोकस करना, यानी ऐसे स्टार्टअप को इन्वाइट करना जो वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। तो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज, इसके 4 एरियाज हैं: सोशल इंक्लूजन, जीरो डंपिंग, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल इम्प्लीमेंट। तो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स द्वारा फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ इंप्लीमेंट किया जा रहा है। स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। 5 वर्षों के लिए गार्बेज फ्री सिटीज का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। कोल मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, नाम है अनिल कुमार जैन। याद रखिएगा, ये कोल सेक्रेटरी कौन है? अनिल कुमार जैन। इनके द्वारा कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये कोयला दर्पण पोर्टल जितने भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं सब कुछ वहाँ पर डाटा जारी करता है। तो कोल दर्पण पोर्टल में आपको ये 9 इंडिकेटर इनकी जानकारी मिलेगी, चाहे वो लिग्नाइट प्रोडक्शन हो, कितना हो रहा, प्राइस कितना है, सब कुछ जानकारी मिलेगी। तो कोल इंडिया लिमिटेड कोयला दर्पण पोर्टल, याद रखिएगा। कोल मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। कोल सेक्रेटरी हैं अनिल कुमार जैन। बात कर लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। कोल इंडिया लिमिटेड के CMD कौन है? प्रमोद अग्रवाल। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। लास्ट क्वेश्चन है इसका, अनिल अवाचत, हाल ही में इनका निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो अनिल अवाचत ये बिलोंग करते थे, मराठी राइटर है, देख लीजिए ध्यान से इनको। ये हैं आपके अनिल अवाचत। कौन है? अनिल अवाचत, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र के जाने माने ऑथर अनिल अवाचत, नाम है देखिएगा, अनिल अवाचत। बाकी को फाउंडर थे मुक्तांगन रिहेबिलिटेशन सेंटर के। अनिल अवाचत का निधन हो गया, मराठी राइटर थे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजीली इनके जवाब दे सकते हैं। जल्दी